एंशंट दुनिया में 4 ग्रेट रिवर सिविलाइजेशंस उभरी थी: मेसोपोटामिया, इंडस वैली, चाइना और इजिप्ट। लेकिन इन सब में एक सिविलाइजेशन ऐसी थी जो सिर्फ राइज नहीं हुई, बल्कि 3000 साल तक सरवाइव भी करती रही। ये सिर्फ पिरामिड्स और ममीज की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सिविलाइजेशन की कहानी है जो फ्लड्स, फैमिन्स, इन्वेजन्स और फॉरेन रूल के बावजूद 30 सदियों तक अपनी आइडेंटिटी को जिंदा रखने में कामयाब रही। ये कहानी समझने की कोशिश है कि कैसे एक सोसाइटी इतने लंबे वक्त तक अपनी कल्चर और बिलीफ्स को जिंदा रख सकी। ये कहानी शुरू होती है 10,000 BCE के आसपास, जब नॉर्थ अफ्रीका का क्लाइमेट आज से काफी डिफरेंट था। उस वक्त के लोग नोमैडिक हंटर गैदरर्स थे। वो मौसम के साथ मूव करते, शिकार का पीछा करते और जंगल से पौधे इकट्ठा करते। मगर धीरे धीरे क्लाइमेट बदलने लगा। 7000 BCE के आसपास नॉर्थ अफ्रीका ज्यादा ड्राई होने लगा। जंगल और लेक्स धीरे धीरे डेजर्ट में बदलने लगे। लोग नाइल रिवर के किनारे जमा होने लगे, जहां पानी साल भर मौजूद रहता था। ये लोग हंटिंग और गैदरिंग से एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होने लगे। अर्ली फार्मर्स, शुरुआती किसान, जौ और गेहूं उगाते थे। कैटल और गोट्स को डोमेस्टिकेट किया गया और नाइल के किनारे परमानेंट विलेजेस बनने लगे। नाइल सिर्फ एक रिवर नहीं थी, ये इजिप्ट की जिंदगी का सेंटर बन गई। हर साल समर में नाइल फ्लड होती थी और अपने साथ फर्टाइल गाद लाती थी, जो जमीन को एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव बना देता था। इसी प्रिडिक्टेबल साइकिल ने अर्ली इजिप्शियंस को एक पावरफुल आइडिया दिया कि यूनिवर्स में एक नेचुरल ऑर्डर होता है, एक बैलेंस, एक हार्मनी। और इसी तरह नाइल के किनारे बसने वाली छोटी कम्युनिटीज धीरे धीरे इवॉल्व होकर हिस्ट्री की सबसे रिमार्केबल सिविलाइजेशंस में से एक बनने वाली थी, एंशिएंट इजिप्ट। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये छोटी सी रिवर सिविलाइजेशन पूरी एम्पायर में बदल गई, तो इतिहास को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें जान के खुशी होगी। और इसी के साथ शुरू करते हैं द एंटायर हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट।
लगभग 3100 बीसीई के आसपास नाइल वैली में एक ऐसा पॉलिटिकल इवेंट हुआ जिसने हिस्ट्री का रुख बदल दिया। अपर इजिप्ट के एक पावरफुल रूलर ने नॉर्दर्न टेरिटरीज पर कैंपेन लॉन्च किया और दोनों रीजन्स को एक सिंगल अथॉरिटी के अंडर ले आया। इस रूलर को आमतौर पर नारमेर के नाम से जाना जाता है और उसकी विक्ट्री को अक्सर इजिप्ट की यूनिफिकेशन का मोमेंट माना जाता है। इस हिस्टोरिक इवेंट का सबसे फेमस एविडेंस एक आर्टिफैक्ट है जिसे नारमेर पैलेट कहा जाता है। ये एक सेरेमोनियल स्टोन स्लैब है जिसमें कार्व्ड सीन्स दिखाए गए हैं। एक साइड पर नारमेर अपर इजिप्ट का व्हाइट क्राउन पहने हुए दुश्मन को डिफीट करता हुआ नजर आता है। दूसरी साइड पर वो लोअर इजिप्ट का रेड क्राउन पहने हुए हैं। ये इमेजरी सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं दिखाती, बल्कि एक नई पॉलिटिकल रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है। अपर और लोअर इजिप्ट का एक किंगडम बन जाना। नारमेर की सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट सिर्फ कॉन्क्वेस्ट नहीं थी, बल्कि लेजिटिमेसी क्रिएट करना था। उसने अपने आप को सिर्फ कॉन्करर नहीं, बल्कि दोनों लैंड्स का राइटफुल रूलर प्रेजेंट किया। इस आइडिया ने इजिप्शियन किंगशिप की फाउंडेशन रखी, एक रूलर जो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं, बल्कि डिवाइन ऑर्डर का प्रोटेक्टर भी हो। यूनिफिकेशन के बाद इजिप्ट को एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर चाहिए था। नाइल वैली के जियोग्राफिक मिड पॉइंट पर एक सिटी स्टैब्लिश की गई जो बाद में मेम्फिस के नाम से फेमस हुई। ये सिटी अपर और लोअर इजिप्ट के दरमियान सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल ब्रिज बन गई। मेम्फिस जल्दी ही इजिप्ट का पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंटर बन गया। इस नए यूनिफाइड किंगडम को गवर्न करने के लिए कई इनोवेशंस डेवलप करनी पड़ी। इसी पीरियड में हाइरोग्लिफिक राइटिंग का डेवलपमेंट तेज हुआ। अर्ली हाइरोग्लिफ्स एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज होने लगे। टैक्सेस रिकॉर्ड करना, गुड्स ट्रैक करना और रॉयल अथॉरिटी को डॉक्यूमेंट करना। ये राइटिंग सिस्टम धीरे धीरे इजिप्शियन सिविलाइजेशन का एक सेंट्रल एलिमेंट बन गया। रॉयल आइडेंटिटी भी इस वक्त स्ट्रांगली डेवलप हुई। किंग्स ने अपने नेम्स को स्पेशल फ्रेम्स में लिखना शुरू किया जिसे सेरेक कहा जाता था। इसके ऊपर अक्सर फैल्कन गॉड होरस का सिंबल होता था जो किंग को डिवाइन प्रोटेक्शन और अथॉरिटी से कनेक्ट करता था। बाद के पीरियड्स ने ये ट्रेडिशन इवॉल्व होकर कार्टूशेस में चेंज हो गया। यूनिफिकेशन के बाद इजिप्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में डिवाइड किया गया जिसे नोम्स कहा जाता था। हर नोम का एक लोकल गवर्नर होता था जिसे नोमार्क कहा जाता था। ये सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता था कि वो पूरी नाइल वैली पर एफिशिएंटली कंट्रोल मेंटेन करे। रिमार्केबली, ये प्रोविंशियल सिस्टम हजारों सालों तक इजिप्शियन गवर्नेंस का पार्ट बना रहा। रॉयल दफन भी इस पीरियड में ज्यादा इलैबोरेट होने लगे। किंग्स को अबाइडोस जैसी सेक्रेड साइट्स पर दफन किया जाता था। इन टूम कॉम्प्लेक्सेस के अराउंड छोटे ग्रेव्स भी मिलते हैं जहां कोर्ट ऑफिशियल्स और सर्वेंट्स दफन किए गए थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट करता है कि कुछ केसेस में रिटेनर सैक्रिफाइस भी होता था। लोगों को किंग के साथ आफ्टर लाइफ में सर्व करने के लिए सैक्रिफाइस किया जाता था। आर्किटेक्चर भी इवॉल्व होने लगा। अर्ली रॉयल टूम्स को मस्तबास कहा जाता था, रेक्टेंगुलर मड ब्रिक स्ट्रक्चर्स जिनके नीचे बरियल चेंबर्स होते थे। ये स्ट्रक्चर्स सिंपल लग सकते हैं, लेकिन ये लेटर मॉन्यूमेंटल टूम्स का फाउंडेशन बनने वाले थे। इस पीरियड में इजिप्शियन आर्ट के बेसिक कन्वेंशंस भी एस्टैब्लिश हुए। ह्यूमन फिगर्स को अक्सर प्रोफाइल व्यू में दिखाया जाता था और हायरार्किकल स्केल यूज होता था जहां इंपॉर्टेंट फिगर्स को बड़ा दिखाया जाता था। ये आर्टिस्टिक रूल्स इतने पावरफुल साबित हुए कि इजिप्शियन आर्ट हजारों सालों तक लार्जली सेम स्टाइल फॉलो करता रहा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बावजूद अर्ली डायनेस्टिक पीरियड बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट फ्री नहीं था। इंस्क्रिप्शंस इंडिकेट करते हैं कि सेकेंड डायनेस्टी के दौरान रिलीजियस और पॉलिटिकल टेंशंस भी उभर कर आए, खास तौर पर गॉड्स होरस और सेथ के कल्ट्स के दरमियान। कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि ये टेंशंस टेम्पररी फ्रैगमेंटेशन का सबब बने। इवेंचुअली सेकेंड डायनेस्टी के लास्ट रूलर्स ने स्टेबिलिटी रिस्टोर की और किंगडम को फिर से यूनिफाई किया। इस प्रोसेस ने इजिप्शियन स्टेट को और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और रेजिलिएंट बना दिया। जब ये पीरियड खत्म होने लगा, इजिप्ट एक पावरफुल और स्टेबल सिविलाइजेशन बन चुका था। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग रिलीजियस आइडियोलॉजी ने एक ऐसा फाउंडेशन क्रिएट कर दिया था जिसके ऊपर इजिप्शियन सिविलाइजेशन के सबसे लेजेंडरी अचीवमेंट्स बिल्ड होने वाले थे। और उन अचीवमेंट्स में सबसे फेमस थे पिरामिड्स। जब थर्ड डायनेस्टी के रूलर जोसर ने तख्त संभाला, इजिप्ट एक नई स्टेज पर एंटर होने वाला था। अर्ली डायनेस्टिक पीरियड ने एक स्टेबल स्टेट क्रिएट कर दिया था, लेकिन अब इजिप्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने वाला था जो ह्यूमन हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुए थे। इस ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर में था एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान, इमहोटेप। वो सिर्फ एक आर्किटेक्ट नहीं था, बल्कि जोसर का विजियर, प्रीस्ट और स्कॉलर भी था। इमहोटेप ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया प्रपोज किया। किंग के टूम को मड ब्रिक की जगह स्टोन से बनाया जाए। इस प्रोजेक्ट का रिजल्ट था स्टेप पिरामिड ऑफ सकारा। ये स्ट्रक्चर असल में स्टैक मस्तबास का एक सीक्वेंस था जो धीरे धीरे हाइट में बढ़ता गया।
लगभग 60 मीटर ऊंचा ये मॉन्यूमेंट हिस्ट्री का पहला मॉन्यूमेंटल स्टोन बिल्डिंग बना। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए लाखों टन्स लाइमस्टोन यूज किया गया और ये कॉम्प्लेक्स एक मैसिव एनक्लोजर वॉल से घिरा हुआ था। स्टेप पिरामिड सिर्फ एक टूम नहीं था, ये एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर था जो फ़ारो की डिवाइन अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता था। जब सनलाइट पॉलिश्ड लाइमस्टोन सरफेस पर पड़ती थी तो पिरामिड दूर दूर तक चमकता था, एक विजुअल रिमाइंडर कि किंग का पावर इटर्नल है। ओल्ड किंगडम के दौरान फ़ारो की स्टेटस भी ड्रामेटिकली चेंज हो गई। अब किंग सिर्फ पॉलिटिकल रूलर नहीं था। इजिप्शियंस बिलीव करते थे कि फ़ारो लिविंग होरस है और डेथ के बाद ओसाइरिस बन जाता है। ये बिलीफ सिस्टम किंग को ह्यूमैनिटी और गॉड्स के दरमियान ब्रिज बना देता था। इस डिवाइन किंगशिप का सेंट्रल कॉन्सेप्ट था माँ, कॉस्मिक ऑर्डर, बैलेंस और हार्मनी। फ़ारो का सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी ये था कि वो मार्ट को मेंटेन करे। अगर किंग रिचुअल्स परफॉर्म करे, टेम्पल्स मेंटेन करे और बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करे तो यूनिवर्स का बैलेंस भी स्टेबल रहता है। इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए इजिप्ट ने एक पावरफुल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम डेवलप किया। विजियर सबसे पावरफुल ऑफिशियल होता था जो जस्टिस, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरसी करता था। उसके नीचे स्क्राइब्स, ओवरसीयर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स का एक पूरा नेटवर्क था जो नाइल वैली के रिसोर्सेज मैनेज करता था। लेकिन ओल्ड किंगडम का सबसे स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट फोर्थ डायनेस्टी में नजर आता है। इसी पीरियड में गीजा पिरामिड्स कंस्ट्रक्ट हुए। फ़ारो खुफू ने सबसे बड़ा पिरामिड बिल्ड करवाया जो ओरिजिनली लगभग 146 मीटर टॉल था। इस स्ट्रक्चर में लगभग 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स यूज हुए, जिनमें से हर ब्लॉक का वेट कई टन्स था। मैथमेटिकल प्रिसीजन इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी कि पिरामिड का बेस ऑलमोस्ट परफेक्ट स्क्वायर है। खुफू के बाद खाफे और मेनकाउरे ने भी अपने पिरामिड्स कंस्ट्रक्ट करवाए, जिससे गीजा प्लेटो एक मॉन्यूमेंटल रॉयल नेक्रोपोलिस बन गया। इसी कॉम्प्लेक्स के पास फेमस ग्रेट स्फिंक्स भी बनाया गया, जो एक लायन बॉडी और ह्यूमन हेड के साथ फ़ारो की पावर को सिंबलाइज करता है। कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, पिरामिड स्लेव्स ने नहीं बनाए थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि वर्कर्स एक्चुअली स्किल्ड लेबरर्स और फार्मर्स थे जो नाइल फ्लड के दौरान सीजनल वर्क करते थे। वर्कर्स विलेजेस में रहते थे, उन्हें फूड, मेडिकल केयर और ऑर्गेनाइज टीम्स के थ्रू मैनेज किया जाता था। इन मैसिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए इनक्रेडिबल लॉजिस्टिकल कोऑर्डिनेशन चाहिए थी। स्टोन क्वारीज से ब्लॉक्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल हार्बर्स बनाए गए। कॉपर टूल्स कॉन्स्टेंटली शार्पन किए जाते थे और थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स को फीड करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज की गई। पिरामिड्स का रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इजिप्शियंस बिलीव करते थे कि पिरामिड का शेप सन रेज को रिप्रेजेंट करता है। पिरामिड पैसेजेस को स्पेसिफिक स्टार्स के साथ अलाइन किया गया था, खासतौर पर ओरायन कॉन्स्टेलेशन, जिसे इजिप्शियंस ओसाइरिस के साथ एसोसिएट करते थे। ये टूम्स असल में एक तरह का कॉस्मिक लॉन्च सिस्टम थे जो फ़ारो को आफ्टर लाइफ में गॉड्स के साथ ज्वाइन करने में मदद करता था। लेकिन ओल्ड किंगडम के एंड तक कुछ चेंजेस नजर आने लगे। फिफ्थ डायनेस्टी के फ़ारोज स्मॉलर पिरामिड्स बिल्ड करने लगे और रिसोर्सेज का एक हिस्सा सन टेम्पल्स पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सिक्स डायनेस्टी तक रॉयल पावर धीरे धीरे वीकन होने लगी। लोकल गवर्नर्स यानी नोमार्क्स ज़्यादा पावरफुल होने लगे और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होने लगा। पिरामिड कंस्ट्रक्शन का स्केल और क्वालिटी भी ग्रेजुअली डिक्लाइन करने लगी। ओल्ड किंगडम का फाइनल रूलर पेपी सेकंड था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने लगभग 90 ईयर्स रूल किया। इतना लंबा रेन इनिशियली स्टेबिलिटी लाया, लेकिन लेटर ईयर्स में कोर्ट पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स ने सेंट्रल अथॉरिटी को वीकन कर दिया। जब पेपी सेकंड की डेथ हुई, इजिप्ट एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा था। वो सिविलाइजेशन जो पिरामिड्स जैसी मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट्स क्रिएट कर चुकी थी, अब एक क्राइसिस की तरफ बढ़ रही थी और जल्द ही इजिप्ट को फेस करना था अपनी हिस्ट्री का पहला मेजर कोलैप्स। ओल्ड किंगडम के एंड तक इजिप्ट एक पावरफुल और ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन था, लेकिन 2200 बीसीई के आसपास एक ऐसी क्राइसिस शुरू हुई जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। क्लाइमेट रिकॉर्ड्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि इस वक्त नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में सीवियर ड्राइंग ट्रेंड शुरू हुआ। नाइल रिवर, जो हमेशा इजिप्ट की लाइफलाइन रही थी, अब अनप्रिडिक्टेबल हो गई। कई सालों तक फ्लड्स कम हुए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर फेल होने लगा। जब नाइल का फ्लड वीक होता था तो फील्ड्स फर्टाइल सिल्ट से रिप्लेनिश नहीं होती थीं, क्रॉप्स कम उगते थे, फूड शॉर्टेजेस बढ़ने लगते थे और फैमिन का खतरा रियल बन गया। ये सिचुएशन फ़ारो की लेजिटिमेसी के लिए बहुत डेंजरस की। इजिप्शियन बिलीफ सिस्टम के मुताबिक किंग कॉस्मिक ऑर्डर यानी मात का प्रोटेक्टर होता था।
अगर लैंड पर फैमिन और केओस आ रहा था तो लोग सवाल करने लगे कि फ़ारो सच में डिवाइन ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है या नहीं। इस इकोनॉमिक क्राइसिस का डायरेक्ट असर सेंट्रल गवर्नमेंट पर पड़ा। टैक्स कलेक्शन कम हो गई और स्टेट के पास ब्यूरोक्रेसी और लार्ज प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज नहीं रहे। पिरामिड कंस्ट्रक्शन, जो ओल्ड किंगडम का सिंबल था, अब धीरे धीरे रुकने लगा। रॉयल मॉन्यूमेंट्स का स्केल और क्वालिटी दोनों डिक्लाइन कर गए। जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक हुई तो नोमाड्स यानी प्रोविंशियल गवर्नर्स ज़्यादा पावरफुल होने लगे। पहले ये गवर्नर्स फ़ारो के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, लेकिन अब वो अपने रीजन्स में इंडिपेंडेंट रूलर्स की तरह बिहेव करने लगे। उन्होंने लोकल रिसोर्सेज को अपनी पावर स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ किया और अपने टूम इंस्क्रिप्शंस में फ़ारो की लॉयल्टी के बजाय अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। कुछ टूम इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि प्रोविंशियल लीडर्स अपने आप को लोकल सेवियर्स के रूप में प्रेजेंट करते थे। एक गवर्नर ने लिखा कि उसने फैमिन के दौरान भूखों को रोटी दी और नंगे लोगों को कपड़े दिए। ऐसी स्टेटमेंट्स ओल्ड किंगडम के दौरान इम्पॉसिबल होती, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का क्रेडिट सिर्फ फ़ारो को दिया जाता था। इस डिसेंट्रलाइजेशन ने पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन को और तेज कर दिया। मेम्फिस, जो कभी इजिप्ट का पावरफुल कैपिटल था, अब अपनी इन्फ्लुएंस लूज करने लगा। अलग अलग रीजन्स अपनी इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज एस्टैब्लिश करने लगे। इजिप्ट धीरे धीरे एक यूनिफाइड किंगडम से मल्टीपल कंपीटिंग टेरिटरीज में डिवाइड हो गया। रॉयल बरियल प्रैक्टिसेस भी चेंज होने लगे। ग्रैंड पिरामिड्स की जगह अब छोटे और सिंपल टूम्स बनने लगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और क्राफ्ट्समैनशिप दोनों इंफीरियर हो गए। ये डिक्लाइन फिजिकल मॉन्यूमेंट्स में भी क्लियरली नजर आता है। 2160 BCE के आसपास इजिप्ट ऑफिशियली कोलैप्स हो चुका था। सेंट्रल अथॉरिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई और कंट्री मल्टीपल राइवल किंगडम्स में डिवाइड हो गया। नॉर्दर्न इजिप्ट में हेराक्लियोपोलिस एक पॉलिटिकल सेंटर बन गया, जबकि सदर्न रीजन में थीब्स धीरे धीरे पावर गेन कर रहा था। इस पीरियड को हिस्टोरियंस फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड के नाम से जानते हैं। पहली नज़र में ये एक डार्क एज लग सकता है, लेकिन रियलिटी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। सेंट्रल अथॉरिटी के कोलैप्स ने लोकल क्रिएटिविटी और कल्चरल एक्सपेरिमेंटेशन को भी अलाउ किया। प्रोविंशियल एलीट्स ने इलैबोरेट टूम्स बिल्ड करवाए, जहां नए आर्टिस्टिक स्टाइल्स डेवलप हुए। लिटरेचर और पॉलिटिकल राइटिंग्स भी इस दौरान उभर कर आईं, जहां रूलर्स प्रैक्टिकल गवर्नेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात करते थे। फ्रैगमेंटेशन के बावजूद इजिप्शियन कल्चर कंप्लीटली कोलैप्स नहीं हुई। रिलीजन, ट्रेडिशंस और सोशल स्ट्रक्चर्स सर्वाइव करते रहे। ये रेजिलियंस ही थी जो इवेंचुअली इजिप्ट को दोबारा यूनिफाई होने का मौका देने वाली थी। और इसी फ्रैगमेंटेड लैंडस्केप में एक नई पावर स्लोली राइज कर रही थी, थीब्स, जहां से एक रूलर जल्द ही इजिप्ट को दोबारा यूनाइट करने वाला था। लगभग एक सदी तक फ्रैगमेंटेशन और रीजनल राइवलरीज के बाद इजिप्ट दोबारा एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गया। 2055 BCE के आसपास थीब्स का रूलर मेंटुहोटेप II एक सीरीज ऑफ मिलिट्री कैंपेन्स के बाद नॉर्दर्न राइवल्स को डिफीट करने में कामयाब हुआ। उसकी विक्ट्री ने इजिप्ट को दोबारा यूनिफाई कर दिया और इसके साथ ही एक नया एरा शुरू हुआ, जिसे हिस्टोरियंस मिडिल किंगडम कहते हैं। ये रीयूनिफिकेशन सिर्फ पॉलिटिकल रेस्टोरेशन नहीं थी। ओल्ड किंगडम के कोलैप्स ने इजिप्शियन सोसाइटी को डीपली चेंज कर दिया था और अब नए रूलर्स को एक नया सिस्टम क्रिएट करना था जो फ्यूचर क्राइसिस को हैंडल कर सके। मेंटुहोटेप II ने अपनी कैपिटल थीब्स में एस्टैब्लिश की, जो जल्दी ही इजिप्ट का रिलीजियस और पॉलिटिकल सेंटर बन गया। थीब्स के राइज के साथ एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस चेंज भी आया। लोकल गॉड आमून, जो पहले एक रिलेटिवली माइनर डीटी था, धीरे धीरे नेशनल इंपॉर्टेंस गेन करने लगा। रॉयल आइडियोलॉजी ने आमून को सन गॉड रा के साथ मर्ज करके आमून रा का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ये डीटी जल्द ही इजिप्ट का सुप्रीम स्टेट गॉड बन गया। मिडिल किंगडम रूलर्स ने किंगशिप का कॉन्सेप्ट भी रीडिफाइन किया। ओल्ड किंगडम में फ़ारो को एक डिस्टेंट डिवाइन फिगर समझा जाता था, लेकिन अब किंगशिप को ज्यादा प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल रोल के रूप में प्रेजेंट किया गया। लिटरेचर और इंस्क्रिप्शंस में रूलर्स को ऐसे लीडर्स के रूप में दिखाया गया जो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं और अपनी पीपल की वेलफेयर का ख्याल रखते हैं। इस पीरियड की लिटरेचर भी रिमार्केबल थी। टेक्स्ट जैसे द टेल ऑफ द एलोक्वेंट पेजेंट जस्टिस और फेयरनेस की थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। दूसरी राइटिंग्स जैसे द डायलॉग ऑफ अ मैन विद हिज बा, लाइफ, डेथ और मोरालिटी के फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पर फोकस करती हैं। ये वर्क्स दिखाते हैं कि इजिप्शियन सोसाइटी सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्शन भी एक्सपीरियंस कर रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन भी रीऑर्गेनाइज की गई। प्रोविंशियल गवर्नर्स को कंट्रोल में रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए ऑफिसेस क्रिएट किए। ऑफिशियल्स जैसे ओवरसियर ऑफ सील्ड थिंग्स ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करते थे। ब्यूरोक्रेटिक रिकॉर्ड कीपिंग भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई, जिसमें पपायरी डॉक्यूमेंट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ट्रेड एक्सपेडिशंस और टैक्सेशन को डिटेल में रिकॉर्ड करते थे।
इकोनॉमिक रिकवरी के लिए मिडिल किंगडम फेरोज ने फॉरेन एक्सपेडिशंस भी ऑर्गेनाइज किए। साउथ में नूबिया की तरफ मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए गए, जहां गोल्ड माइंस और ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया गया। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर फोर्ट्स बिल्ड किए गए, जैसे बुहेन और सेमना, जो सदर्न फ्रंटियर को सिक्योर करते थे। ट्रेड नेटवर्क्स भी एक्सपैंड हुए। साइनाई पेनिनसुला से टर्कवाइज और कॉपर माइन किया गया, जबकि इजिप्शियन शिप्स डिस्टेंट लैंड्स तक ट्रैवल करते थे। एक फेमस एक्सपेडिशन पुंट तक गई, जहां से मिर ट्रीज, आइवरी और एक्सोटिक एनिमल्स इजिप्ट लाए गए। ये ट्रेड मिशंस इजिप्शियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करते थे और एलीट कल्चर को लग्जरी गुड्स प्रोवाइड करते थे। मिडिल किंगडम आर्मीज भी ज्यादा प्रोफेशनल बन गई। न्यू वेपन्स जैसे कॉम्पोजिट बोज और कर्व्ड स्वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी इंप्रूव हुई, जिसमें बेटर फॉर्मेशंस और बैटलफील्ड टैक्टिक्स डेवलप हुई। आर्टिस्टिक स्टाइल भी चेंज होने लगा। ओल्ड किंगडम की आइडियलाइज्ड रॉयल स्टैच्यूज के कॉन्ट्रास्ट में मिडिल किंगडम स्कल्पचर्स ज्यादा रियलिस्टिक और एक्सप्रेसिव हो गईं। फेरोज को लाइन्ड फेसेस और सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ डिपिक्ट किया गया, जिससे लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन रिफ्लेक्ट होता था। इस पीरियड का पीक 12th डायनेस्टी के दौरान आया। फेरोज जैसे अमेनमहैट I, सेनुसेरेट I और सेनुसेरेट III ने इजिप्ट को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए, जिनमें सबसे इंप्रेसिव प्रोजेक्ट फायूम रीजन का इरिगेशन सिस्टम था। फायूम एक नेचुरल डिप्रेशन था जो मार्शलैंड से भरा हुआ था। फेरोज ने कनाल्स और डाइक्स कंस्ट्रक्ट करके इस एरिया को एग्रीकल्चरल लैंड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर लेक मोरिस फ्लड वाटर्स को कंट्रोल करता था और ड्राई सीजन्स में इरिगेशन प्रोवाइड करता था। इस प्रोजेक्ट ने इजिप्ट की एग्रीकल्चरल कैपेसिटी को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर दिया। मिडिल किंगडम के दौरान इजिप्ट एक स्टेबल और प्रॉस्परस सिविलाइजेशन बन गया। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और थ्राइविंग कल्चर ने इस एरा को इजिप्शियन हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल पीरियड्स में से एक बना दिया। लेकिन इस गोल्डन एज के नीचे कुछ वल्नरेबिलिटीज भी एग्जिस्ट करती थी। 13th डायनेस्टी के एंड तक किंग्स का रेन इंक्रीजिंगली शॉर्ट होने लगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी धीरे धीरे वीकन होने लगी और इजिप्ट के बॉर्डर्स पर नए ग्रुप्स अपीयर होने लगे। और जल्द ही इजिप्ट को फेस करना था एक नया चैलेंज, फॉरेन रूलर्स जो नाइल वैली पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने वाले थे।
1550 BCE के आसपास थीब्स के यंग रूलर आमोस फर्स्ट ने हाइक्सोस के खिलाफ फाइनल कैंपेन लॉन्च किया। उसने नॉर्दर्न कैपिटल अवारीस पर अटैक किया और हाइक्सोस रूलर्स को इजिप्ट से निकाल दिया। इस विक्ट्री ने सिर्फ इजिप्ट को रीयूनिफाई नहीं किया, बल्कि एक नया एरा शुरू किया जिसे हिस्टोरियंस न्यू किंगडम कहते हैं। हाइक्सोस ऑक्यूपेशन ने इजिप्शियंस को एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया था। अगर इजिप्ट को सेफ रहना है तो सिर्फ अपनी बॉर्डर्स डिफेंड करना काफी नहीं होगा। इसलिए न्यू किंगडम रूलर्स ने एक एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट की। उन्होंने सराउंडिंग रीजन्स पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करना शुरू किया ताकि इजिप्ट के अराउंड बफर जोन्स क्रिएट किए जा सकें। इस पीरियड में इजिप्शियन आर्मी भी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। हाइक्सोस से सीखे हुए इनोवेशंस जैसे हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स, एडवांस ब्रॉन्ज वेपन्स और इम्प्रूव्ड बोज अब इजिप्शियन मिलिट्री का कोर बन गए। आर्मी अब एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बन चुकी थी जहां ट्रेन्ड सोल्जर्स और एक्सपीरियंस्ड जनरल सर्व करते थे। थीब्स इस नए एम्पायर का पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंटर बन गया। यहाँ के टेम्पल्स, खास तौर पर कार्नैक टेम्पल को मैसिवली एक्सपैंड किया गया। इस वक्त तक लोकल गॉड आमन इजिप्ट का सबसे पावरफुल डीटी बन चुका था। फेरोज ने आमुन के टेम्पल्स को एनॉर्मस वेल्थ और लैंड डोनेट की, जिससे प्रीस्टहुड भी एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल हो गया। न्यू किंगडम के अर्ली रूलर्स ने इजिप्ट की बाउंड्रीज ड्रामेटिकली एक्सपैंड कर दी। फेरो थटमोस फर्स्ट ने मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च करते हुए नॉर्थ में सीरिया तक अपनी इन्फ्लुएंस एक्सटेंड की और साउथ में नूबिया पर कंट्रोल स्ट्रेंथन किया। ये एक्सपेंशन इजिप्ट को एक रीजनल सुपर पावर बना रहा था। लेकिन सबसे फेमस मिलिट्री लीडर थटमोस थर्ड था। उसने अपने रेन के दौरान 17 मिलिट्री कैंपेन्स कंडक्ट किए और लेवांट के कई सिटी स्टेट्स को इजिप्शियन कंट्रोल में ले आया। उसकी सबसे फेमस विक्ट्री बैटल ऑफ मेगेडो थी, जहां उसने एक कोएलिशन ऑफ कैनानाइट रूलर्स को डिफीट किया। मेगेडो की बैटल में थटमोस ने एक रिस्की स्ट्रैटेजी चूज की। जब उसके जनरल्स सेफ रूट लेने का मशवरा दे रहे थे, उसने एक नैरो माउंटेन पास से आर्मी लीड करने का डिसीजन लिया। ये बोल्ड मूव एनिमी को सरप्राइज कर गया और इजिप्शियन आर्मी को डिसाइसिव एडवांटेज मिल गया। इस विक्ट्री के बाद इजिप्शियन एम्पायर रैपिडली एक्सपैंड हुआ। सीरिया और कैनन के कई रीजन्स इजिप्ट के वैसल स्टेट्स बन गए। लोकल रूलर्स को अलाउ किया जाता था कि वो अपनी पोजीशंस मेंटेन करें, लेकिन उन्हें ट्रिब्यूट और लॉयल्टी प्रोवाइड करनी पड़ती थी। इजिप्शियन एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉन्कर्ड टेरिटरीज को कंट्रोल करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम डेवलप किया। गैरिसन टाउन्स एस्टैब्लिश किए गए जहां इजिप्शियन सोल्जर स्टेशन रहते थे। लोकल रूलर्स के एयर्स को अक्सर इजिप्ट भेजा जाता था, जहां उन्हें इजिप्शियन कल्चर और पॉलिटिक्स में एजुकेट किया जाता था। यह सिस्टम इंश्योर करता था कि फ्यूचर रूलर्स इजिप्ट के लॉयल रहें। एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी ने इजिप्शियन सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। कॉन्कर्ड लैंड से गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स और एक्सोटिक गुड्स इजिप्ट में फ्लो करने लगे। फॉरेन लग्जरीज एलीट कल्चर का पार्ट बन गए। लेवेंटारियन ज्वेलरी, माइनोवन स्टाइल आर्ट और एक्सोटिक फूड्स रॉयल कोर्ट्स में पॉपुलर हो गए। डिप्लोमेसी भी इस पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इजिप्शियन रूलर्स ने दूसरे ग्रेट पावर्स के साथ लेटर्स एक्सचेंज किए और रॉयल मैरिजेस अरेंज की। अमारना लेटर्स, जो बाद में डिस्कवर हुए, रिवील करते हैं कि इजिप्ट का कॉन्टैक्ट हिटाइट्स, बेबीलोनियंस, एसिरियंस और मिटानी जैसे पावरफुल स्टेट्स के साथ था। इस इंपीरियल एक्सपेंशन के बीच एक यूनिक रूलर भी उभर कर आई, हटशेप्सुट, जो इजिप्शियन हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल फीमेल फेरो बनी। इनिशियली वो अपने स्टेपसन थटमोस थर्ड के लिए रीजेंट थी, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को किंग डिक्लेयर कर दिया। हटशेप्सुट ने अपनी लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए ट्रेडिशनल इजिप्शियन फेरोनिक इमेजरी अडॉप्ट की। स्टैचूज में उसे मेल रिगैलिया और सेरेमोनियल बियर्ड के साथ डिपिक्ट किया गया। उसका रेन लार्जली पीसफुल था और उसने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बजाय ट्रेड और इकोनॉमिक एक्सपेंशन पर फोकस किया। उसकी सबसे फेमस अचीवमेंट एक्सपीडिशन टू पुंट थी। इजिप्शियन शिप्स डिस्टेंट लैंड पुंट तक ट्रैवल करके मर ट्रीज, आइवरी, गोल्ड और एक्सोटिक एनिमल्स इजिप्ट लाए। ये मिशन ट्रेड और डिप्लोमेसी का एक रिमार्केबल एग्जाम्पल था। हटशेप्सुट ने आर्किटेक्चर में भी लास्टिंग लेगेसी छोड़ी। उसका मॉर्चुरी टेम्पल डेर एल बहारी इजिप्शियन आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। ये टेम्पल क्लिफ्स के अगेंस्ट टेरेसेस की फॉर्म में बिल्ड किया गया था और नेचुरल लैंडस्केप के साथ परफेक्ट हार्मनी क्रिएट करता था। न्यू किंगडम के दौरान इजिप्शियन एम्पायर अपनी पीक की तरफ बढ़ रहा था। मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक वेल्थ और कल्चरल अचीवमेंट्स ने इजिप्ट को एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे डोमिनेंट सिविलाइजेशंस में से एक बना दिया। लेकिन इसी गोल्डन एज के बीच एक रूलर आने वाला था जो इजिप्ट की ट्रेडिशंस को कंप्लीटली चैलेंज करने वाला था। एक फेरो जो इजिप्ट के रिलीजियस सिस्टम को ही बदल देने की कोशिश करेगा। उसका नाम था आकेनातन।
न्यू किंगडम के गोल्डन एज के बीच एक ऐसा फ़ैरो उभर कर आया जिसने इजिप्शियन सिविलाइजेशन की फाउंडेशंस को ही चैलेंज कर दिया। उसका नाम था एमेनहोटेप IV, जो बाद में अपना नाम बदलकर अखीनाटन रखने वाला था। उसकी पॉलिसीज़ ने इजिप्ट में एक रिलीजियस रिवॉल्यूशन शुरू कर दी जो पूरी हिस्ट्री में सबसे रैडिकल चेंजेस में से एक थी। इनिशियली एमेनहोटेप IV का रेन बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन अपने रूल के कुछ सालों बाद उसने एक ड्रामेटिक डिसीजन लिया। उसने ट्रेडिशनल इजिप्शियन पैंथियन को साइड पर रखकर एक सिंगल डेटी को प्रमोट करना शुरू किया, आटन, जो सन डिस्क के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था, जिसके रेस के एंड पर छोटे हैंड्स बने होते थे। ये चेंज सिर्फ एक रिलीजियस प्रेफरेंस नहीं था। अखीनाटन ने इफेक्टिवली बाकी सब गॉड्स के वर्शिप को सप्रेस कर दिया। ट्रेडिशनल डेटीज जैसे अमून, रा, ओसाइरस और आइसिस को ग्रेजुअली पब्लिक वर्शिप से रिमूव किया गया। टेम्पल्स क्लोज किए गए और कई जगहों पर अमून का नाम मॉन्यूमेंट से इरेज कर दिया गया। अपनी न्यू आइडियोलॉजी को स्ट्रेंथन करने के लिए अखीनाटन ने एक और ड्रामेटिक स्टेप लिया। उसने अपनी कैपिटल एंशिएंट सिटी थीब्स से हटाकर डेजर्ट में एक बिल्कुल नई सिटी एस्टैब्लिश की, अखेताटन, जिसे आज हम अमारना के नाम से जानते हैं। ये सिटी स्पेशली आटन के वर्शिप के लिए डिज़ाइन की गई थी। अमारना का लेआउट भी ट्रेडिशनल इजिप्शियन सिटीज से डिफरेंट था। यहाँ के टेम्पल्स ओपन एयर स्ट्रक्चर्स थे जहाँ सनलाइट डायरेक्टली अल्टर्स पर पड़ती थी। ये डिज़ाइन आर्टन के कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता था, क्योंकि आर्टन को सन के फिजिकल लाइट के रूप में देखा जाता था। इस रिलीजियस रिवॉल्यूशन का असर इजिप्शियन आर्ट पर भी पड़ा। अमारना आर्ट स्टाइल कंप्लीटली यूनिक थी। ट्रेडिशनल इजिप्शियन आर्ट जहाँ रिजिड और आइडियलाइज्ड फिगर्स दिखाती थी, वहाँ अमारना स्टाइल ज़्यादा नेचुरल और एक्सपेरिमेंटल थी। रॉयल फैमिली को इलोंगेटेड फेसेस, थिन लिम्स और अनयूजुअल बॉडी प्रोपोर्शंस के साथ डिपिक्ट किया गया। इस पीरियड की सबसे स्ट्राइकिंग इमेजेस वो सीन्स हैं जहां अखीनाटन अपनी वाइफ नेफरटीटी के साथ इंटीमेट फैमिली मोमेंट्स शेयर करता हुआ दिखाया गया है। ये सीन्स इजिप्शियन रॉयल आर्ट में पहले कभी नहीं देखे गए थे। क्वीन नेफरटीटी भी इस रेवोल्यूशन का सेंट्रल फिगर थी। वो सिर्फ कॉन्सॉर्ट नहीं, बल्कि एक पावरफुल को रूलर की तरह अपीयर होती हैं। कई टेम्पल रिलीफ्स में नेफरटीटी को ट्रेडिशनल रॉयल एक्शंस परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है, जैसे एनिमीज को डिफीट करना या ऑफरिंग्स प्रेजेंट करना। लेकिन जब अखीनाटन रिलीजियस रिफॉर्म्स में बिजी था, इजिप्ट का वास्ट एम्पायर धीरे धीरे वीकन हो रहा था। कॉन्कर्ड टेरिटरीज से आने वाले लेटर्स रिवील करते हैं कि फॉरेन रूलर्स रिपीटेडली इजिप्शियन मिलिट्री सपोर्ट मांग रहे थे। अमारना लेटर्स, जो क्ले टैबलेट्स पर लिखे गए डिप्लोमेटिक मैसेजेस थे, शो करते हैं कि सीरिया और कैनन में इजिप्शियन कंट्रोल रैपिडली डिक्लाइन हो रहा था। हिटाइट एम्पायर नॉर्थ में एक्सपैंड हो रहा था और कई इजिप्शियन एलाइज एनिमी फोर्सेस से स्ट्रगल कर रहे थे। अखीनाटन ने इन रिक्वेस्ट्स पर ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया। उसका फोकस लार्जली रिलीजियस रिचुअल्स और आर्टन वर्शिप पर ही रहा। इस नेग्लिजेंस की वजह से इजिप्ट का इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली कम होने लगा। इजिप्ट के अंदर भी सिचुएशन टेंस हो गई। पावरफुल आमून प्रीस्टहुड, जो पहले इमेंस वेल्थ और अथॉरिटी एंजॉय करती थी, सडनली अपनी पोजीशन लूज कर बैठी। उनके टेम्पल्स क्लोज कर दिए गए और उनकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर्टन टेम्पल्स को ट्रांसफर कर दी गईं। ऑर्डिनरी इजिप्शियंस के लिए भी ये चेंज कंफ्यूजिंग था। ट्रेडिशनल रिलीजन एवरीडे लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट था। लोग अपने लोकल गॉड्स और रिचुअल्स पर डिपेंड करते थे। अखीनाटन के रिफॉर्म्स ने इन प्रैक्टिसेस को डिसरप्ट कर दिया। जब अखीनाटन की डेथ हुई, इजिप्ट एक अनसर्टेन पोजीशन में था। एम्पायर वीकन हो चुका था और सोसाइटी डीपली डिवाइडेड थी। इस सिचुएशन में थ्रोन पर एक यंग बॉय आया, तुतनखातन, जो बाद में अपना नाम चेंज करके तुतनकामुन रखने वाला था। कोर्ट ऑफिशियल्स और एडवाइजर्स ने क्विकली डिसाइड किया कि अखीनाटन की पॉलिसीज को रिवर्स करना जरूरी है। ट्रेडिशनल गॉड्स का वर्शिप रिस्टोर किया गया, टेम्पल्स रीओपन हुए और कैपिटल ग्रेजुअली थीब्स और मेम्फिस के ट्रेडिशनल सेंटर्स की तरफ शिफ्ट हो गई। तुतनकामुन का रेन रिलेटिवली शॉर्ट था और उसकी पर्सनल अचीवमेंट्स लिमिटेड थी, लेकिन उसका सिंबॉलिक रोल इंपॉर्टेंट था। उसने इजिप्ट को रिलीजियस स्टेबिलिटी की तरफ वापस लाने में मदद की। अखीनाटन की रेवोल्यूशन इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि लेटर रूलर्स ने उसकी मेमोरी को इरेज करने की कोशिश की। उसका नाम मॉन्यूमेंट से हटा दिया गया और अमारना सिटी अबैंडन कर दी गई। इजिप्शियन हिस्ट्री में उसे एक हेरेटिक के रूप में ट्रीट किया गया। लेकिन चाहे इजिप्शियंस ने उसे भूलने की कितनी भी कोशिश की हो, उसकी रेवोल्यूशन ने इजिप्शियन हिस्ट्री में एक परमानेंट मार्क छोड़ दिया। और उसके बाद आने वाला एरा फिर से इजिप्शियन पावर और ग्रैंडियर को रिवाइव करने वाला था। एक एरा जब एक रूलर अपने मॉन्यूमेंट्स और लेगेसी से इतना पावरफुल बनेगा कि उसका नाम हजारों सालों बाद भी दुनिया जानती होगी। वो रूलर था रामसीस II। अखीनाटन के रिलीजियस अपहीवल और उसके बाद की रेस्टोरेशन के बाद इजिप्ट को एक स्ट्रॉन्ग रूलर की जरूरत थी जो स्टेबिलिटी और पावर को दोबारा एस्टैब्लिश कर सके।
ये अपॉर्चुनिटी 19th डायनेस्टी के रूलर्स के साथ आई, जहां सबसे फेमस नाम था रैमसेस द सेकंड, जिसे अक्सर हिस्ट्री में रैमसेस द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। रैमसेस द सेकंड ने अपने फादर सेटी द फर्स्ट के बाद थ्रोन संभाला और उसका रेन लगभग 66 साल तक चला। इतना लंबा रूल इजिप्शियन हिस्ट्री में रेयर था और इस दौरान उसने इजिप्ट के लैंडस्केप को मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स से भर दिया। उसका एम्बिशन सिर्फ रूल करना नहीं था, वो अपनी लेगेसी को इमॉर्टल बनाना चाहता था। रैमसेस द सेकंड का सबसे स्पेक्टैकुलर आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट था अबू सिम्बल के टेम्पल्स। ये मैसिव स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली सैंडस्टोन क्लिफ्स में कार्व किए गए थे और नाइल रिवर के किनारे खड़े थे। मेन टेम्पल के एंट्रेंस पर रैमसेस के 4 कोलोसल स्टैचूज बने हुए हैं, हर एक लगभग 20 मीटर्स टॉल। ये स्टैचूज एक पावरफुल विजुअल स्टेटमेंट थे कि फेरो का पावर इटर्नल है। अबू सिम्बल का डिजाइन भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। टेम्पल को इस तरह अलाइन किया गया था कि साल में 2 बार राइजिंग सन टेम्पल के अंदर तक पहुंचकर इंटीरियर स्टैचूज को इल्यूमिनेट करता है। ये एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसिजन, इजिप्शियन इंजीनियरिंग और रिलीजियस सिंबलिज्म का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। रैमसेस द सेकंड ने सिर्फ अबू सिम्बल ही नहीं बनवाया, उसने इजिप्ट भर में काउंटलेस टेम्पल्स, स्टैचूज और मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट करवाए। कार्नैक और लक्सर टेम्पल्स को एक्सपैंड किया गया और उसका मॉर्चुअरी टेम्पल रैमसियम भी एक मैसिव कॉम्प्लेक्स था, जहां एक जायंट स्टैचू ऑफ रैमसेस कभी खड़ा हुआ करता था। लेकिन रैमसेस सिर्फ बिल्डर नहीं था, वो अपनी मिलिट्री रेपुटेशन भी एस्टैब्लिश करना चाहता था। उसकी सबसे फेमस कैंपेन बैटल ऑफ कडेश थी, जो हिटाइट एम्पायर के खिलाफ सीरिया में लड़ी गई। इस बैटल के दौरान रैमसेस अपनी आर्मी के एक हिस्से के साथ एनिमी फोर्सेस से अलग हो गया और सिचुएशन ऑलमोस्ट डिजास्टर बन गई। लेकिन इजिप्शियन रिकॉर्ड्स के मुताबिक रैमसेस ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी दिखाई और अपनी फोर्सेस को रैली करके बैटल को सरवाइव किया। रियलिटी शायद एक स्टेलमेट थी, लेकिन रैमसेस ने इस इवेंट को प्रोपेगेंडा विक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। इजिप्ट भर के टेम्पल्स पर बैटल सीन्स कार्व करवाए गए, जहां रैमसेस को एक हीरोइक वॉरियर किंग के रूप में दिखाया गया जो एनिमीज को डिफीट कर रहा है। इवेंचुअली इजिप्ट और हिटाइट एम्पायर ने एक पीस ट्रीटी साइन की, हिस्ट्री का पहला रिकॉर्डेड इंटरनेशनल पीस ट्रीटी। ये अग्रीमेंट डिप्लोमैटिक रिलेशंस और मिलिट्री अलायंसेस एस्टैब्लिश करता था और दोनों पावर्स के दरमियान स्टेबिलिटी क्रिएट करता था। रैमसेस द सेकंड की पर्सनल लाइफ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। उसने कई क्वींस और कॉन्क्यूबाइंस के साथ मैरिजेस की और उसके 100 से ज्यादा चिल्ड्रन हुए। उसकी फेवरेट क्वीन नेफरटारी थी, जिसके लिए उसने अबू सिम्बल के पास एक डेडिकेटेड टेम्पल बनवाया। नेफरटारी का टूम वैली ऑफ द क्वींस में है और उसकी वॉल्स पर बनाए गए पेंटिंग्स एंशिएंट इजिप्ट की सबसे ब्यूटीफुल आर्टवर्क्स में से हैं। लेकिन रैमसेस का ऑब्सेशन अपनी लेगेसी को इमॉर्टल बनाने के लिए कभी-कभी एक्सट्रीम भी हो जाता था। कई मॉन्यूमेंट्स पर उसने अर्लियर फेरोज के नेम्स को रिप्लेस करके अपना नाम कार्व कर दिया। इस प्रैक्टिस ने उसकी प्रेजेंस को इजिप्ट के ऑलमोस्ट हर मेजर मॉन्यूमेंट पर विजिबल बना दिया। जब रैमसेस द सेकंड की डेथ हुई, वो लगभग 90 साल का था। उसने इजिप्ट को स्टेबिलिटी और प्रेस्टीज दिया, लेकिन उसके बाद सिचुएशन रैपिडली चेंज होने लगी। उसका सक्सेसर मेरनेप्टा रिलेटिवली ओल्ड एज में थ्रोन पर आया। उसने कुछ एक्सटर्नल थ्रेट्स को सक्सेसफुली रिपेल किया, लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सक्सेशन डिस्प्यूट्स शुरू हो गए। 20th डायनेस्टी के रूलर्स ने भी अपना नाम रैमसेस रखना शुरू कर दिया, जैसे रैमसेस द थर्ड, रैमसेस द फोर्थ और बाद के रूलर्स। ये एक अटेम्प्ट था अपने लेजेंडरी प्रेडिसेसर की प्रेस्टीज को बोरो करने का। इन सब में सबसे सिग्निफिकेंट रूलर रैमसेस द थर्ड था। उसने एक मेजर थ्रेट फेस किया जब मिस्टीरियस ग्रुप्स, जिन्हें सी पीपल्स कहा जाता है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में सिविलाइजेशंस को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रैमसेस द थर्ड ने नेवल और लैंड बैटल्स में इन इन्वेडर्स को डिफीट कर दिया, लेकिन ये विक्ट्री एक्सपेंसिव थी। वॉर ने इजिप्ट के रिसोर्सेज को ड्रेन कर दिया और इकोनॉमी वीकन होने लगी। इस पीरियड में हिस्ट्री का फर्स्ट रिकॉर्डेड लेबर स्ट्राइक भी हुआ, जब रॉयल टूम वर्कर्स को अपनी ग्रेन पेमेंट्स टाइम पर नहीं मिली और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी क्रम्बल होने लगी। टूम रॉबरीज कॉमन हो गए और वैली ऑफ द किंग्स के रॉयल टूम्स सिस्टमैटिकली लूट होने लगे। इवन रैमसेस द सेकंड के टूम को भी थीव्स ने टारगेट किया। सबसे शॉकिंग इवेंट तब हुआ जब रैमसेस द थर्ड के खिलाफ एक पैलेस कॉन्स्पिरेसी ऑर्गेनाइज हुई। रॉयल वाइव्स और कोर्ट ऑफिशियल्स ने उसे असैसिनेट करने की प्लानिंग की। मॉडर्न सीटी स्कैन से पता चलता है कि रैमसेस द थर्ड को थ्रोट पर फेटल वुंड लगा था, जो कंफर्म करता है कि वो असैसिनेशन का शिकार हुआ। इसके बाद इजिप्ट की सेंट्रल अथॉरिटी रैपिडली डिक्लाइन होने लगी। पावरफुल इंस्टीट्यूशंस जैसे आमन प्रीस्टहुड ने इनॉर्मस वेल्थ और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गेन कर लिया। हाई प्रीस्ट्स प्रैक्टिकली सदर्न इजिप्ट के रूलर्स बन गए, जबकि फेरोज का कंट्रोल लिमिटेड हो गया। 1069 BCE के आसपास न्यू किंगडम ऑफिशियली एंड हो गया। इजिप्ट एक पावरफुल एम्पायर से ट्रांसफॉर्म होकर फ्रैगमेंटेड रीजन्स में डिवाइड हो चुका था और इसके साथ ही इजिप्ट एक नए एरा में एंटर करने वाला था,
एक ऐसा पीरियड जहां फॉरेन डायनेस्टीज और राइवल पावर्स नाइल वैली पर कंट्रोल के लिए कम्पीट करने वाली थीं। 1069 BCE के बाद इजिप्ट एक नए और कॉम्प्लिकेटेड एरा में एंटर हुआ जिसे हिस्टोरियंस थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड कहते हैं। ये वो वक्त था जब वंस पावरफुल न्यू किंगडम एम्पायर टूटकर मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर में डिवाइड हो गया। नॉर्दर्न इजिप्ट में फेरोज टैनिस से रूल कर रहे थे, जबकि सदर्न इजिप्ट में थीब्स के पावरफुल हाई प्रीस्ट्स ऑफ आमून ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स बन चुके थे। ये सिचुएशन इजिप्शियन हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखी गई थी। ट्रेडिशनल सिस्टम जहां फेरो सुप्रीम अथॉरिटी होता था, अब वीकन हो चुका था। हाई प्रीस्ट्स के पास टेम्पल्स की एनॉर्मस वेल्थ और लैंड थी, जिसकी वजह से उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। कुछ प्रीस्ट्स ने तो रॉयल टाइटल्स भी अडॉप्ट कर लिए, इफेक्टिवली खुद को किंग्स जैसा स्टेटस देते हुए। इस फ्रैगमेंटेशन के दौरान भी इजिप्शियन कल्चर कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं हुई। लोकल इकोनॉमीज और टेम्पल्स का सिस्टम कंटिन्यू करता रहा। रिलीजियस रिचुअल्स और ट्रेडिशंस सर्वाइव करते रहे, चाहे पॉलिटिकल अथॉरिटी डिवाइडेड ही क्यों ना हो। 945 BCE के आसपास एक नई डिनेस्टी उभरी जो ओरिजिनली लिबियन मिलिट्री कमांडर्स की डिसेंडेंट्स थीं। इन रूलर्स ने ग्रेजुअली इजिप्ट पर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया और 22nd डिनेस्टी क्रिएट की। इस डिनेस्टी का फाउंडर शोशेंक I था, जिसने इजिप्ट को टेम्पोररीली रीयूनिफाई किया और फॉरेन कैंपेन्स भी कंडक्ट किए। बिब्लिकल सोर्सेज में भी उसका जिक्र मिलता है, जहां उसे शीशक के नाम से रेफर किया गया है। लेकिन लिबियन रूल भी परमानेंट स्टेबिलिटी नहीं ला सका। टाइम के साथ मल्टीपल राइवल फैमिलीज ने पावर क्लेम करनी शुरू कर दी। इजिप्ट फिर से फ्रैगमेंटेड हो गया, जहां डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट रूलर्स साइमल्टेनियसली रेन कर रहे थे। इसी पॉलिटिकल केओस के दौरान साउथ में एक पावरफुल किंगडम राइज हो रहा था, कुश, जो न्यूबिया रीजन में लोकेटेड था। कुशाइट रूलर्स सेंचुरीज से इजिप्शियन कल्चर से डीपली इन्फ्लुएंस थे। वो इजिप्शियन गॉड्स को वर्शिप करते थे, हायरोग्लिफ्स यूज करते थे और पिरामिड्स भी बिल्ड करते थे। 8th सेंचुरी BCE में कुशाइट किंग पाए ने इजिप्ट पर कैंपेन लॉन्च किया। उसने अपने आप को कॉन्करर नहीं, बल्कि इजिप्शियन ट्रेडिशंस का प्रोटेक्टर प्रेजेंट किया। पाए और उसके सक्सेसर्स ने 25th डिनेस्टी एस्टैब्लिश की और इजिप्ट को दोबारा यूनिफाई कर दिया। कुशाइट रूलर्स ने इजिप्शियन टेम्पल्स रिस्टोर किए और एंशिएंट ट्रेडिशंस को रिवाइव किया। फेरो तहारका के रेन में इजिप्ट ब्रीफली एक रीजनल पावर के रूप में दोबारा उभर कर आया। लेकिन इसी वक्त न्यूअर ईस्ट में एक और पावरफुल एम्पायर राइज हो रहा था, एसिरियन एम्पायर। एसिरियंस अपनी ब्रूटल मिलिट्री टैक्टिक्स के लिए फेमस थे। 671 BCE में एसिरियन किंग ईसर हैडन ने इजिप्ट पर इन्वेजन लॉन्च किया और मेम्फिस कैप्चर कर लिया। कुशाइट रूलर साउथ की तरफ रिट्रीट कर गया। कुछ सालों बाद एसिरियन किंग अशुरबानिपल ने एक और कैंपेन लॉन्च की और सेक्रेड सिटी थीब्स को सैक कर दिया। इस इवेंट ने इजिप्ट को डीपली शॉक कर दिया। थीब्स, जो सेंचुरीज से रिलीजियस सेंटर था, अब फॉरेन आर्मी के हाथों लूट लिया गया था। कुशाइट डिनेस्टी को इवेंचुअली न्यूबिया वापस रिट्रीट करना पड़ा। एसिरियन कंट्रोल ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहा। उन्होंने लोकल रूलर पिसामटिक I को पावर में इंस्टॉल किया, जो इवेंचुअली इंडिपेंडेंट हो गया और 26th डिनेस्टी एस्टैब्लिश की। इस पीरियड को अक्सर सेट रेनेसांस कहा जाता है, क्योंकि रूलर्स ने डेलिबरेटली एंशिएंट इजिप्शियन ट्रेडिशंस को रिवाइव करने की कोशिश की। आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में ओल्ड स्टाइल्स को कॉपी किया गया ताकि इजिप्ट की कल्चरल आइडेंटिटी को रिस्टोर किया जा सके। लेकिन इस वक्त इजिप्ट इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ भी ज्यादा कनेक्टेड हो चुका था। ग्रीक ट्रेडर्स और मर्सनरीज इजिप्ट में सेटल होने लगे और मेडिटरेनियन ट्रेड नेटवर्क्स एक्सपैंड होने लगे। लेकिन एक और राइजिंग सुपर पावर जल्दी ही इजिप्ट के फ्यूचर को डिटरमिन करने वाली थी, पर्शियन एम्पायर। 525 BCE में पर्शियन किंग कैम्बीसीज II ने इजिप्ट पर इन्वेजन लॉन्च किया और फेरो को डिफीट करके इजिप्ट को पर्शियन एम्पायर का प्रोविंस बना दिया। पर्शियन रूलर्स ने इजिप्शियन कल्चर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया। उन्होंने फेरोनिक टाइटल्स अडॉप्ट किए और टेम्पल्स को सपोर्ट भी किया। लेकिन हैवी टैक्सेशन और फॉरेन रूल ने इजिप्शियन रिजेंटमेंट को बढ़ाया। कुछ शॉर्ट पीरियड्स के लिए इजिप्ट ने इंडिपेंडेंस रीगेन की, लेकिन पर्शियन कंट्रोल इवेंचुअली दोबारा एस्टैब्लिश हो गया। फिर 332 BCE में एक नया कॉन्करर इजिप्ट में एंटर हुआ, अलेक्जेंडर द ग्रेट। पर्शियन रूल से फ्रस्ट्रेटेड इजिप्शियंस ने उसे लिबरेटर के रूप में वेलकम किया।
इजिप्शियन प्रीस्ट्स ने उसे सन ऑफ आमून डिक्लेयर किया और उसने इजिप्ट को पीसफुली अपने एम्पायर का पार्ट बना लिया। अलेक्जेंडर ने नाइल डेल्टा के कोस्ट पर एक नई सिटी स्टैब्लिश की, अलेक्जेंड्रिया। ये सिटी जल्दी ही मेडिटेरेनियन वर्ल्ड का एक मेजर इंटेलेक्चुअल और कमर्शियल सेंटर बन गई। अलेक्जेंडर की डेथ के बाद उसका एम्पायर डिवाइड हो गया और इजिप्ट पर कंट्रोल उसके जनरल टॉलेमी I ने ले लिया। इसके साथ ही टॉलेमेइक डिनेस्टी शुरू हुई जो लगभग 300 इयर्स तक इजिप्ट पर रूल करती रही। टॉलेमीज ग्रीक ओरिजिन के थे, लेकिन उन्होंने इजिप्शियन फैरोज की तरह रूल करना सीख लिया। उन्होंने टेम्पल्स बिल्ड करवाए और इजिप्शियन रिलीजियस ट्रेडिशंस को सपोर्ट किया। अलेक्जेंड्रिया इस दौरान एक इंटेलेक्चुअल पावर हाउस बन गई, जहां ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया दुनिया का सबसे फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग बन गया। लेकिन टॉलेमेइक डिनेस्टी के अंदर पैलेस कॉन्स्पिरेसीज और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कॉमन हो गए। रॉयल फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे के खिलाफ प्लॉट्स और असैसिनेशंस करते रहे। इसी टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में डिनेस्टी की सबसे फेमस रूलर उभरी, क्लियोपैट्रा 7। क्लियोपैट्रा एक हाईली एजुकेटेड और पॉलिटिकली स्किल्ड रूलर थी। वो मल्टीपल लैंग्वेजेस स्पीक करती थी और अपने आप को इजिप्शियन ट्रेडिशन से क्लोजली कनेक्ट करती थी। अपनी पावर सिक्योर करने के लिए उसने मल्टीपल रोमन लीडर्स जूलियस सीजर और बाद में मार्क एंटनी के साथ अलायंसेस फॉर्म किए। लेकिन रोम खुद एक इंटरनल पावर स्ट्रगल में चल रहा था। सीजर के अडॉप्टेड एयर ऑक्टेवियन ने एंटनी और क्लियोपैट्रा के खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन लॉन्च की। 31 BCE में डिसाइसिव नेवल बैटल एक्टियम पर ऑक्टेवियन की फोर्सेस ने एंटनी और क्लियोपैट्रा को डिफीट कर दिया। जब ऑक्टेवियन की आर्मी अलेक्जेंड्रिया के पास पहुंची, मार्क एंटनी ने सुसाइड कर ली। क्लियोपैट्रा भी कैप्चर होने के बजाय अपनी लाइफ एंड करने का डिसीजन लिया। 30 BCE में उसकी डेथ के साथ ही इजिप्ट की लास्ट फैरो का एंड हो गया। ऑक्टेवियन, जो बाद में एम्परर ऑगस्टस बना, उसने इजिप्ट को रोमन एम्पायर का प्रोविंस बना दिया। इस मोमेंट के साथ ही एक सिविलाइजेशन जो 3000 इयर्स तक इंडिपेंडेंट पावर रही थी, ऑफिशियली खत्म हो गई। लेकिन इजिप्ट की स्टोरी सिर्फ राइज और फॉल की स्टोरी नहीं है, ये रेजिलियंस की स्टोरी है। हजारों सालों तक इजिप्ट ने इन्वेजन्स, क्राइसिस और पॉलिटिकल चेंजेस को एब्जॉर्ब किया।